Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am here to teach you computer science class 9. Unit number 1 short question. Problem solving techniques in computer programming. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन. यूनिट नंबर 1 फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन. कुछ सैम्पल्स दिए गए हैं, उनके नेम्स हैं और आगे उनके डिस्क्रिप्शंस हैं. सैम्पल नंबर 1 टर्मिनल सैम्पल. सैम्पल नंबर 2 फ्लो लाइंस. सैम्पल नंबर 3 प्रोसेसिंग. 4 डिसीजन मेकिंग एंड 5 इनपुट एंड आउटपुट. ये सैम्पल्स और नेम्स दिए गए हैं. इनकी डिस्क्रिप्शन जो हैं ये बेटा आपने होमवर्क में करनी है बुक से देखकर. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन भी दिया गया है. विच सैम्पल्स आर यूज इन फ्लो चार्ट. ये जो अभी आपको आंसर बताया ये उसका क्वेश्चन आप इस तरह से आपके पास आएगा. विच सैम्पल्स आर यूज इन फ्लो चार्ट. फॉलोइंग सैम्पल्स आर यूजेस टू ड्रा अ फ्लो चार्ट. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज़ मीन बाय डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम. डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम मीन्स टू क्लियरली अंडरस्टैंड टू गिवन प्रॉब्लम. अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्यूटीज. इन द प्रॉब्लम ऑल द कंडीशन आर क्लियरली स्पेसिफाइड. द प्रॉब्लम मस्ट बी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सोल्व. मतलब इसका क्वेश्चन का मीनिंग समझें. व्हाट इज़ द मीन बाय डिफाइनिंग. मतलब एक प्रॉब्लम को डिफाइन करने से क्या मुराद है. जब हम कोई भी प्रॉब्लम डिफाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने उस प्रॉब्लम को बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करना है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान करना है. जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियर बयान नहीं करेंगे तो अगला बंदा उसको सोल्व नहीं कर सकता. सेकंड स्टेप में लिखा हुआ है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम. एक अच्छी प्रॉब्लम वो होगी जिसमें किसी किस्म की कोई बात छुपी हुई नहीं होगी. डज नॉट कंटेन एम्बिग्यूटीज. थर्ड इन द प्रॉब्लम ऑल द कंडीशन आर क्लियरली स्पेसिफाइड. जितनी भी हमारे पास कंडीशंस हैं वो भी क्लियर होनी चाहिए. द प्रॉब्लम मस्ट बी ईजी, ताकि जो प्रॉब्लम हो वो ईजी हो अंडरस्टैंड करने में और सोल्व करने में. यानी कि जब तक आप उसको प्रॉब्लम ठीक से बताएंगे नहीं, वेल डिफाइन नहीं करेंगे तो उसको सोल्व करने में और अंडरस्टैंड करने में आसानी पैदा नहीं होगी. जब आप प्रॉब्लम इजीली समझा देंगे तो दो बातें सॉल्वर के लिए आसान हो जाएंगी. नंबर फर्स्ट उसको अंडरस्टैंड करना, नंबर सेकंड उसको सोल्व करना. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का व्हाट इज़ इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है. उसका आंसर बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन. मतलब हम सॉल्यूशन में जंप करने से पहले इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम. तो हमें उस प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है. सबसे पहले हम ये समझ लें कि प्रॉब्लम है क्या है, कहाँ पर. उसके बाद ही हम सॉल्यूशन में जंप करें. विदाउट अंडरस्टैंड किए हमने उस पर जंप नहीं करना. नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम मेक्स इट ईजियर टू सोल्व. जब हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इसको सोल्व करना हमारे लिए उतना ही ईजी हो जाएगा. एंड हेल्प टू सेव मनी. उससे हमारे पास जो बेनिफिट्स आएंगे सेव मनी, टाइम, रिसोर्सेज. मतलब उसमें हमारे जब प्रॉब्लम को समझना आसान होगा उसको अंडरस्टैंड करना आसान होगा तो उसमें बेटा हमारे पास फ़ायदे क्या होंगे. हमारी मनी सेव होगी, टाइम सेव होगा और रिसोर्सेज सेव होंगे. इट इज़ आल्सो नाउन एज प्रॉब्लम एनालिसिस. बाज़ इसको हम प्रॉब्लम एनालिसिस करना भी कहते हैं. ये बेटा हमारे पास यूनिट नंबर 1 के ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अज़ीज़ तलबाए कराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मुसलसल इम्तिहानात की तैयारी में मसरूफ़ हैं. आज हम उर्दू का सबक नंबर 1 तैयार करते हैं जिसका उन्वान है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी करने के साथ साथ फिर इस सबक को बोर्ड पैटर्न के मुताबिक हल करेंगे. इस सबक में से सवाल नंबर 3, 4 और 5 बन सकते हैं. अज़ीज़ तलबाए कराम, सवाल नंबर 3 मुलाहिज़ा फरमाएँ. सबसे पहले आप लोग हेडिंग देंगे सवाल नंबर 3. उसके बाद इक़्तिबास की तशरीह. जो नसर पारा आपके सामने होगा आपने उस नसर पारे को मुकम्मल नहीं लिखना. जैसे कि आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं एक लाइन के अंदर उसके पहला जुज़ और आखिर से कुछ लेंगे वो लिख देंगे. उसके बाद हमारी हेडिंग होगी हवाला मतन, सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, माखज़. इनके आपको मिलेंगे 1 नंबर. उसके बाद हमारी हेडिंग होगी ख़त कशीदा अल्फाज मुआनी. अल्फाज मुआनी 4 होंगे तो
तो अगर आप उनको सही तरीके से लिखेंगे तो इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। हमारे पास नंबर आ गए 3। उसके बाद है हमारी इबारत की तशरीह। इबारत की तशरीह चूँकि मैं नमूने के तौर पर लिखा है तो वो कम कर दी है, तो आप कम अज़ कम 3 पैराग्राफ इसके बनाएंगे तो आपके 2 नंबर बन जाएंगे इबारत की तशरीह के। तो इस तरह आपके एक नसर पारे की तशरीह में आपके 5 नंबर पूरे आपको मिल सकते हैं। आप लोगों के पास वक्त है, आप तैयारी करें। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 4 भी इसी में से आएगा। सवाल नंबर 4 सवालात के मुख्तसर जवाबात। अब इसके अंदर आपके पास 5 सवाल होंगे जिनके 10 नंबर होंगे। अब हम उन सवालात को लिखेंगे कैसे? माशाल्लाह पहले भी आप लोग लिख चुके हैं, ये दोबारा याद दहानी के तौर पर वीडियो आपके सामने है। हमने सवाल मुकम्मल नहीं लिखना बल्कि हम लिखेंगे हज़रत अमीर से मुराद। उसके बाद हमारा क्या होगा? हज़रत अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत मुराद है। उसके बाद क्या होगा? क्योंकि हमारा एक जुज़ मुकम्मल हो गया, एक लाइन छोड़ के फिर हम नीचे एक लाइन लगा देंगे, फिर एक लाइन छोड़ के हम सवाल नंबर 2 लिखेंगे, लेकिन हम फिर वही सवाल मुकम्मल नहीं लिखेंगे। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी साहबजादी थी। इस तरह हमारा सवाल नंबर 4 भी आप लोगों ने मुलाहिज़ा फरमाया। इस तरीके से जब ये 5 सवाल आपके मुकम्मल हो जाते हैं तो आप एक छोटी लाइन आपने देखा होगा दूसरे सवाल के आखिर मैंने लगाई है और एक बड़ी लाइन लगाई है। इस तरीके से आप मुकम्मल लिखेंगे। उसके बाद है हमारा सवाल नंबर 5, वो है निसाबी सबक का खुलासा। नज़म का खुलासा भी आता होता है और सबक का खुलासा भी आता होता है। हम लिख रहे हैं सबक का खुलासा। आप मुलाहिज़ा फरमाएं सवाल नंबर 5 की हेडिंग खुलासा, सबक का नाम हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मुसन्निफ़ का नाम अल्लामा शिबली नौमानी, माखद सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप नीचे मुलाहिज़ा फरमाएं तो मैंने मुकम्मल खुलासा नहीं लिखा क्योंकि नमूने के तौर पर यह वीडियो थी। इस तरीके से आप लोगों ने हल करना है तो आप 3 से 4, 4 से 5 लाइनों पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ बनाएंगे और आपको नमूने के तौर पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने पैराग्राफ मौजूद है। इस तरीके से आप पैराग्राफ बनाएंगे। 1.5 से 2 सफ़हात मुश्तमिल आपका खुलासा होना चाहिए जिनके 5 नंबर होंगे। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपना ख्याल रखिएगा और खूब मेहनत कीजिएगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा इकराम, उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। 9th क्लास मुतालिया पाकिस्तान चैप्टर नंबर 1 पाकिस्तान की नज़रियाती असास ALP के बिल्कुल ऐन मुताबिक आप तमाम तलबा इकराम को मैं वो शॉर्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो एक्सरसाइज के हैं और जो एक्सरसाइज से नहीं बन रहे बल्कि दूसरी हेडिंग से जो उन्होंने शॉर्ट उठाने हैं वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा। आप किताब को खोलेंगे, वही पेजेस पर आएंगे, उन्हीं पेजेस पर जाकर पेंसिल के साथ अपने शॉर्ट क्वेश्चन की निशानदेही साथ के साथ करते जाएंगे और इसके अलावा आप इनको अच्छे तरीके से याद भी करेंगे। तो पहला शॉर्ट है हमारा पेज नंबर 1 पर नज़रिया की तारीफ़ करें। किसी शय को वजूद में लाने के लिए जहन में जो सोच, फ़िक्र और नक्शा उभरता है और कायम होता है उसे नज़रिया कहते हैं। यहाँ से कोई से भी 2 या 3 आप तारीफ़ात नज़रिया की आप अच्छे तरीके से याद कर लें। ये आपका पहला शॉट है। दूसरा शॉट है आपका कि नज़रिया के माखज़ कौन कौन से हैं। आप इनमें नज़रिया के माखज़ जितने भी हैं उन तमाम के नाम लिखेंगे, जैसा कि मुश्तरका मज़हब, मुश्तरका सियासी मकासद, मुश्तरका तालीमी मकासद, सकाफ़ती मकासद, ये तमाम नाम जो हैं हेडिंग के ये आपने उस शॉट के अंदर लिखने होते हैं। और तीसरा शॉट जो है वो है आर्य समाज कौन थे और इन्होंने कौन सी तहरीक शुरू की, बरहमू समाज कौन थे और इन्होंने कौन सी तहरीक शुरू की, ये भी आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। उसके बाद अगले पेज पर जाएं तो वहाँ पर आपको नज़रिया की अहमियत नज़र आ रही है। तो ये भी एक शॉर्ट बनता है कि नज़रिया की अहमियत क्या है। नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है, अक़वाम इसी वजह से ज़िंदा नज़र आती हैं। नज़रिया इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हकूक़ व फ़राइज़ की वजाहत करता है। नज़रिया कौम को मुत्तहिद रखने में मददगार साबित होता है। इसी तरह ये पैराग्राफ जो है आपने मुकम्मल याद करना है। नई राहें निकलती हैं, यहाँ तक आप अच्छे तरीके से इसको याद करेंगे। तो चलें अगले पेज पर चलते हैं। नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम। पहला शॉट आपका यहाँ इस पेज पर ये बन रहा है, इस्लामी नज़रिया हयात
पाकिस्तान की बुनियाद है। तो क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान की बुनियाद क्या है, तो आपने लिखना होता है इस्लामी नज़रिया हयात पर पाकिस्तान की बुनियाद है। उसके बाद दूसरा शॉट ये है कि कायदे आज़म के नज़दीक पाकिस्तान कब वजूद में आया था, तो ये भी एक शॉट है। इसका जवाब शुरू हो रहा है पाकिस्तान तो उसी रोज़ वजूद में आ गया था जब बर्रे सग़ीर का पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। ये फरमान है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का। उसके बाद इस पेज पर तीसरा शॉट जो बन रहा है वो है नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़। तो आप देख सकते हैं 3 स्टार बने हुए हैं, इसमें से पहला स्टार आप याद कर सकते हैं या दूसरा, जो भी आपको ईजी लगे आप इसमें से याद कर सकते हैं। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद एक अलग खित्ता ज़मीन का उसूल है जिसमें मुसलमानान बर्रे सग़ीर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी कदरों और इस्लामी नज़रियात को महफूज कर सकें और अपनी ज़िंदगी इस्लाम के रोशन उसूलों के तहत गुजार सकें। तो चलें, यहाँ के शॉट ख़त्म हुए, अब पेज नंबर 5 पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि इस पेज पर कौन कौन से शॉट हैं। तो इस पेज पर आपको एक शॉट नज़र आएगा ALP के मुताबिक इस्लामी रियासत और अक़लियतों के हुकूक। आप नीचे की तरफ आएंगे, 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली में इस्लामी रियासत के तसव्वुर की वजाहत करते हुए कायदे आज़म का फरमान आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। पेज नंबर 7 पर आ जाते हैं। पेज नंबर 7 पर आने के बाद यहाँ पर भी शॉट हैं। इस पेज पर पहला शॉट बनता है कि नज़रिया पाकिस्तान के अनासिर कौन से हैं, और वो आप अच्छे तरीके से लिखेंगे और याद करेंगे। अकायद व इबादात, कानून की हुक्मरानी, अखुवत व मुसावात, अदल व इंसाफ, ये नज़रिया पाकिस्तान के अनासिर हैं। ये भी एक शॉट बनता है। उसके बाद दूसरा शॉट इस पेज पर बन रहा है अकीदे की तारीफ़ करें। अकीदा किसे कहते हैं? अकायद में तौहीद, रिसालत, आखरत, मलाइका और इलाहमी किताबों पर ईमान लाना ये शामिल है, और ये तमाम मजमूए को ईमान कहते हैं। तो ईमान की तारीफ़ भी होगी और अकायद में जो चीज़ें शामिल होती हैं वो भी आपको बता दी गई। उसके बाद यहाँ पर तीसरा शॉट बनता है अकीदा तौहीद से क्या मुराद है, वो भी आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। फिर चौथा शॉट इसमें बनता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का तर्जमा लिखें, ये भी आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा का तर्जमा लिखें, और ये भी एक शॉट बनता है। उसके बाद लास्ट शॉट जो इस पेज पर बन रहा है वो है अकीदा रिसालत का मतलब, और वो है वो मुसलमान नहीं हो सकता जो ख़ातमुन नबीयीन पर ईमान नहीं रखता और उसका इनकार करता है, तो ये मुसलमान नहीं हो सकता। ये मुकम्मल शॉट आपने पैराग्राफ अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो चलें पेज नंबर 8 पर चलते हैं। पेज नंबर 8 पर इबादात का एक टॉपिक है, अरकान इस्लाम कौन कौन से हैं। पहला शॉट तो इसमें ये बनता है, अरकान इस्लाम आप याद कर लें, तौहीद और रिसालत, नमाज और ज़कात, रोज़ा और हज, ये 5 अरकान हैं। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें, ये भी एक शॉट बनता है। और उसके बाद दूसरा शॉट बनता है कि नमाज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप लिखेंगे बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फ़र्ज़ है, नमाज की अदायगी का हुक्म हुआ है कुरान पाक के अंदर। दरअसल नमाज कायम करना दीन इस्लाम को कायम करना है। उसके बाद बेटा इन 5 अरकान में से बोर्ड वाले कोई भी किसी रुकन के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं कि हज के बारे में आप क्या जानते हैं, नमाज के बारे में आप क्या जानते हैं, और इसी तरह तौहीद और रिसालत के बारे में आप क्या जानते हैं। आप इस पैराग्राफ को अच्छे तरीके से याद करेंगे। चलें अगले पेज पर चलते हैं। इस पेज पर आपको नज़र आ रहा है अदलो इंसाफ। अदलो इंसाफ मुख्तसर तहरीर करें, तो इसमें आप अदलो इंसाफ के बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ से ये पैराग्राफ आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। और ऊपर की तरफ आएंगे तो अखुवत के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और इसके साथ धोखा नहीं करता, उसके साथ ख़यानत नहीं करता। ये भी शॉट आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। आगे पेज की तरफ आए, पेज नंबर 10 की तरफ। वहाँ पर जो शॉट बन रहा है आपके इस चैप्टर इस लॉन्ग का, तो वो शॉट बन रहा है कबीला बनु मखजूम की औरत ने चोरी की तो आपसे सिफारिश की दरख्वास्त की गई, तो आपने उसके बारे में क्या इरशाद फरमाया। तो बेटा उम्मीद है कि आपको हाफ चैप्टर के मुकम्मल शॉट मैंने आपको बता दिए हैं, जो एक्सरसाइज से थे और एक्सरसाइज से हट कर जो क्वेश्चन थे वो तमाम आपको बता दिए गए। उम्मीद है कि आपको सब बातें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई बात समझ नहीं आती तो बेटा आप वॉइस करके ग्रुप में मैसेज करेंगे, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, आई एम योर बायोलॉजी टीचर। सो बेटा आज हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब आपके एग्ज़ाम जो हैं वो बहुत करीब हैं
और बुक मैं आपको सारी पढ़ा चुका हूँ और रिवीजन भी करवाई है एक बार, लेकिन फिर भी अब इस ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर अब हम लोग जो है ना इस बुक को दोबारा से एक बार रिव्यू करेंगे चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो बेटा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जो है, इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर MCQs को डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 1 के कुछ 50 तक MCQs, 50 MCQs ऑलमोस्ट मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो आपने इन MCQs को जो है सॉल्व करना है। इस वीडियो में मैंने इनके आंसर्स नहीं बताए, तो आपने अपनी इस वीडियो को पॉज करके या स्टॉप करके यहाँ से MCQs को कॉपी करके MCQs को सॉल्व करना है। आपने इनके आंसर्स जो हैं वो बेटा आपने खुद से फाइंड आउट करने हैं। ये चैप्टर नंबर 1 के MCQs हैं। तो चलें बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ MCQs हैं चैप्टर नंबर 1 के। तो यहाँ पर बेटा ये 1 से लेकर 9 तक कुछ 9 MCQs हैं जो आपने इस चैप्टर के करने हैं। तो ये बेटा टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है। जो फर्स्ट 2 MCQs हैं वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी यानी इंट्रोडक्शन में से बनाए गए हैं। बाकी जो नीचे MCQs दिए गए हैं वो डिवीजन एंड बायोलॉजी की ब्रांचेज में से बनाए हैं। नेक्स्ट बेटा अगले पेज पर चलेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 10 से लेकर 16 तक जो MCQs हैं ये बायोलॉजी की ब्रांचेस में से लिए गए हैं। नेक्स्ट जो है वो कुरान एंड बायोलॉजी जो टॉपिक है उसमें से कुछ MCQs हैं, इनको सॉल्व करना है आपने। बेटा नेक्स्ट पेज पे देखें मुस्लिम साइंटिस्ट वाला टॉपिक है। इसमें से जाबिर बिन हयान, अबू अली सीना, इस तरह से जो साइंटिस्ट 3 साइंटिस्ट आपकी बुक में हैं इनके अंदर से कुछ MCQs इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इस टॉपिक में से बेटा कुछ MCQs हैं, इन MCQs को आपने सॉल्व कर लेना है। फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में से भी कुछ MCQs दिए गए हैं। ये टोटल बेटा 54 MCQs हैं चैप्टर नंबर 1 के। इनको आपने सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है, कोशिश करनी है। इंशाल्लाह कोई भी MCQ बेटा मुश्किल नहीं है। आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनको आसानी से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट बेटा हम इस चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा साइंस की डेफिनेशन लिखनी है आपने। सेकंड क्वेश्चन में बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है। फिर आगे बायोलॉजी की ब्रांचेस स्टार्ट हो रही हैं बेटा। ज़ूलॉजी और बॉटनी के अंदर डिफरेंस पूछा गया है। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के बारे में पूछा गया है। माइक्रोबायोलॉजी और मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट बेटा देखें डेफिनेशन में से ही, इसकी ब्रांचेस में से ही क्वेश्चन हैं। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। बेटा ये सारी ब्रांचेस हमने क्लास में डिस्कस की हुई हैं। इनकी डेफिनेशंस आपने याद कर लेनी है और इनका डिफरेंस याद कर लेना है। नेक्स्ट बेटा आप जो देखोगे जो आपकी स्क्रीन पर अब शो हो रहा है ये भी ब्रांचेस में से ही है। फिजियोलॉजी है, टेक्सोनॉमी है। फिर व्हाट इज़ मेंट बाय फॉसिल्स। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 5 ईयर में बार बार आने वाला सवाल है ये। व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ टुडे। और ये क्वेश्चन तो बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद फार्माकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी का डिफरेंस है। पैरासाइट्स की डेफिनेशन है बेटा। पैरासाइटोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का डिफरेंस पूछा गया है। नेक्स्ट पेज पे बेटा देखिएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेफिनेशन है, फिजियोलॉजी की डेफिनेशन है, जेनेटिक्स की डेफिनेशन है और पैलियोंटोलॉजी वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 बेटा ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आने वाला सवाल है। कुरान एंड बायोलॉजी में से क्वेश्चन लिया गया है। फिर मुस्लिम साइंटिस्ट में से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। इन साइंटिस्ट की डिस्कवरीज, उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं बेटा उन बुक्स के नाम आपने याद करने हैं। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक है बेटा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं और बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन पूछी गई है। माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल में डिफरेंस पूछा गया है। टिश्यू और ऑर्गन में डिफरेंस है बेटा। सेल लेवल और टिश्यू लेवल में डिफरेंस पूछा गया है। देन बेटा नेक्स्ट जो है स्पीशी और हैबिटेट की डेफिनेशन है। पॉपुलेशन और कम्युनिटी में डिफरेंस पूछा गया है। बायोस्फीयर की डेफिनेशन आपने लिखनी है बेटा। इसके बाद बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में से ब्रासिका प्लांट में से क्वेश्चन हैं, उस प्लांट के एडवांटेजेस, यूजेस लिखने हैं बेटा और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नाम और एग्जांपल्स देनी है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में बेटा वॉल्वोक्स वाला क्वेश्चन आपने लिखना है। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के उनके बारे में बताना है और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंदर जो हैं वो ऑलमोस्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं बेटा जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। बायोलॉजी और उसकी सारी ब्रांचेस करनी है आपने। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा आपको पता है चैप्टर नंबर 1 में डिफरेंट लेवल्स बताए गए हैं जो कि सब एटॉमिक लेवल से लेकर कम्युनिटी और बायोस्फीयर लेवल तक जा रहे हैं। तो इनके जितने भी लेवल्स हैं बेटा इनको आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। और थर्ड क्वेश्चन में बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, वेसिका प्लांट और फ्रॉग तक आपने इसको राइट करना है। आई होप कि आपको
समझ आ गया होगा कि आपने चैप्टर नंबर 1 में से क्या तैयार करना है। ये कंप्लीट चैप्टर बेटा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, आपने ये सारा प्रिपेयर कर। अस्सलामु अलैकुम 9th क्लास, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, इसका फर्स्ट हाफ पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि बेटा आप लोगों को पता है कि अब आप लोगों के एग्ज़ाम जो हैं वो करीब हैं, और ये बुक हम पूरी केमिस्ट्री की पढ़ चुके हैं, स्कूल में रिवीजन भी करवा दी थी, लेकिन फिर भी अब आज हम अपना ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर है, तो इन ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर बेटा हम इस बुक को दोबारा से रिवाइज़ करेंगे और चैप्टर वाइज लेकर चलेंगे हम अपने कोर्स को। तो आइए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें बेटा सबसे पहले कुछ MCQs हैं जो मैंने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किए हैं। टॉपिक वाइज MCQs यहाँ पर दिए गए हैं। इन MCQs को बेटा आपने खुद से सॉल्व करना है। आई होप कि आप इनको इजीली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि हमने ये चैप्टर सारा पहले डिस्कस किया हुआ है, पढ़ा हुआ भी है। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। अब देख सकते हो कि जो पेज आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, इसमें टोटल 12 MCQs हैं इस पेज के ऊपर, और ये बेसिक डेफिनेशंस हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 में से। इस टॉपिक के अंदर से ये MCQs को लिया गया है। आप देख सकते हो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड MCQs में नहीं है। नंबर ऑफ़ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है फर्स्ट MCQ के अंदर। दूसरे में देखें नाइट्रोजन की परसेंटेज पूछी गई है, फिर ऑक्सीजन की परसेंटेज पूछी गई है ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसी तरह से होमोजीनस मिक्सचर की एग्जांपल पूछी गई है। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट पेज पर चलें तो एटॉमिक नंबर पूछा गया है एलिमेंट का। इसके बाद जो है वो सिल्वर का सिंबल पूछा गया है, और एलिमेंट जो है वो गैसियस स्टेट में जो पाया जाता है उसका नाम पूछा गया है। सीशियम का एटॉमिक नंबर पूछा है, सोडियम का एटॉमिक नंबर पूछा है। तो बेटा ये आपने इनके जो आंसर्स हैं वो खुद से जो है आपने बुक से फाइंड आउट करने हैं। इस तरीके से जो है आप एक बार बुक से गो थ्रू भी होगे, चैप्टर की रीडिंग भी कर लोगे, और इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट देखें बेटा, शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं यहाँ पर। बेसिक डेफिनेशंस वाला टॉपिक है, इसमें से कुछ डेफिनेशंस और उनकी एग्जांपल्स पूछी गई हैं। जैसे कि मैटर की डेफिनेशन है, उसकी स्टेट्स के बारे में पूछा गया है। फिर फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया है, उनकी एग्जांपल्स पूछी गई हैं। देन बेटा एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर डिफरेंस बताना है। देन सिंबल और वैलेंसी की डेफिनेशन पूछी गई है और एग्जांपल्स भी देनी हैं। वैलेंसी की डेफिनेशन पूछी गई है और उसके फैक्टर्स बताने हैं। एटॉमिक नंबर और मास नंबर की अंदर आपने डिफरेंस करना है। देन बेटा केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन है, एक एग्जांपल देनी है। इसी तरह से केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं ये आपने शॉर्ट में बताना है, और केमिकल फार्मूला की सिग्निफिकेंस बतानी है। इसके अलावा एटम का मास बताना है, कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस बताना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला का डिफरेंस बेटा बताना है। बेंजीन और हाइड्रोजन का एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है। इसी तरह से अमोनिया और शुगर के केमिकल फार्मूला लिखना है। देन वाटर और शुगर का केमिकल फार्मूला पूछा गया है। इसके अलावा शुगर और कॉमन साल्ट के बारे में पूछा गया है। सल्फ्यूरिक एसिड और शुगर का जो है केमिकल फार्मूला लिखना है आपने। इसी तरह से बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन लिखनी है और कोई सी 2 एग्जांपल्स देनी है। देन बेटा फार्मूले लिखने हैं आपने वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा और कैल्शियम ऑक्साइड का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। इसी तरह से बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला आपने लिखना है। देन बेटा वेरिएबल वैलेंसी की डेफिनेशन है। एयर, सॉइल, मिल्क और ब्रास ये मिक्सचर्स हैं, इनकी कंपोजिशन लिखनी है। इसी तरह से फिज़िकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। देन इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं और उनकी परसेंटेज क्या है, इसके बारे में बताना है। इसके अलावा बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो एलिमेंट माइनर क्वांटिटी यानी कि कम मिकदार में प्रेजेंट हैं, कम मिकदार में पाए जाते हैं, उनके नाम बताने हैं। देन बेटा आपने ये बताना है कि लिविंग बॉडी के अंदर जो है कितने % वाटर प्रेजेंट है। इसी तरह से सिंबल की डेफिनेशन लिखनी है, और इसके अलावा एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला और इसका मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड आउट करना है। इसके अलावा बेटा आप देख सकते हो एक न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया गया है। सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर कार्बोनेट, इसका जो है वो फार्मूला मैस बताना है। बेटा इसमें आपने देख लेना है, ये यहाँ पर सॉल्व किया गया है। वो ईजी बेटा आपको मैंने ईजी वे में बता दिया है। आई होप कि इस फर्स्ट हाफ चैप्टर का जो है आपको इजीली समझ आ गया होगा कि आपने यहाँ से क्या क्या याद करना है।
बाकी नेक्स्ट इसका जो हाफ पोर्शन रिमेनिंग पोर्शन है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।